हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में दोस्तों हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी में हम बाल विकास के जो कारक हैं, है ना, बाल विकास को जो प्रभावित करने वाले मुख्य जो कारक होते हैं उसको आज के इस सेशन में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है ना। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है दोस्तों, ये हमारा जो क्लास है ये हमारा 7वां क्लास है ना। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य जो कारक होते हैं उस पर देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न बनता ही है दोस्तों, है ना। बाल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है किसी भी टेट एग्जाम में या फिर शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और उन्हीं टॉपिक को देख रहे हैं जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कि रिविजन के तौर पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है ना। हमारा 7वां क्लास। आठवां क्लास रहेगा, है ना दोस्तों। आगे देखते हैं, टॉपिक पर आते हैं अपन। टॉपिक पर आते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। चाहे सीजी टेट की बात कर लो, सीटेट की बात कर लो या शिक्षक भर्ती की बात करो, ये मतलब बाल विकास ऐसा टॉपिक ही है कि कहाँ से प्रश्न बनेगा ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन इसीलिए हम पूरा स्टार्ट से ही पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। जो हर एक एग्जाम पे हम देखते हुए आए हैं, सीटेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सीजी टेट हो गया या फिर शिक्षक भर्ती हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो पहला देखेंगे, हमारा जो पहला है वंशानुक्रम के बारे में हम पहले देखेंगे। वंशानुक्रम क्या है, ठीक है। वंशानुक्रम से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो सारी चीज को हम कवर करेंगे। तो जेम्स प्रवर्क के अनुसार क्या कहा है इन्होंने, देखेंगे। तो वंशानुक्रम जो होता है माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। जो डेवर साहब हैं उनके अनुसार क्या कहा है कि वंशानुक्रम जो होता है माता पिता से, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनका जो है गुणों का विशेषताओं का जो है स्थानांतरण होना ही हमारा क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। आगे देखेंगे मोटा मोटा जो वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया होता है इसको समझिएगा। ये क्या है, सारा चीज जो मैं बता रहा हूँ सारा चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। एक मातृकोश होता है, पितृकोश, है ना। जो माता की जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, 23 के जोड़े में होते हैं, आप सभी को पता है। जो साइंस वाले साथी होंगे उनको अच्छे से जानकारी हो गई है ना। जिसमें 23 जोड़े जो होते हैं माता के कोश होते हैं और 23 जोड़े जो होता है पिता का होता है। तो इसमें क्या होता है कि 23 जोड़े का जो है एक इनके संयोग से, जिसको जायगोट बोला जाता है, जब ये मिलते हैं आगे मैं बताऊंगा तो इसको क्या बोला जाता है, जायगोट बोला जाता है ना। जायगोट बोला जाता है। इनके जायगोट के निर्माण से ही फिर क्या होता है कि जीवन की उत्पत्ति होता है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि 46 जो गुणसूत्र रहते हैं वो सामान्य बालक के अंतर्गत आता है। अगर एक कम हो गए, है ना, एक कम हो गए तो ये विकार है एक, है ना। टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है उसको। अगर 46 से कम हो गए तो इसको क्या बोला जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। अगर 46 से एक ज्यादा हो गया तो उसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ये तीनों चीज, 3 पॉइंट जो है 46, 45 और 47, इससे प्रश्न पूछा गया है ना। तई 46 जोड़े 46 जब गुणसूत्र मिलते हैं तो समान बालक
के अंतर्गत आएगा, अगर एक कम हो गया तो टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत आएगा, और एक ज्यादा हो गया तो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत। ये साइंस वाले जो है स्टूडेंट उनको अच्छे से पता होगा। और अनुवांशिकता का जो वाहक होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता का जो वाहक है कौन है, तो इसमें जीन होता है किसका, अनुवांशिकता का वाहक। आगे देखेंगे इसको, आप पूरी प्रोसेस को आगे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा है, वुडवर्थ जी ने क्या कहा कि एक बालक के जन्म के, है ना, एक बालक के जन्म से 9 महीना पूर्व ही, एक बालक के जन्म के 9 महीना पूर्व गर्भधारण के समय जो गुण मौजूद होते हैं, जो 9 महीना पहले जब महिला गर्भवती रहती है, गर्भधारण करती है, तो उसमें जो गुण मौजूद होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। अब देखिएगा वंशानुक्रम की जो जीवन का शुरुआत होता है ये कैसे होता है ना। तो सर्वप्रथम अगर आप देख पाएंगे तो जब जो माँ होती है वो गर्भधारण जब करती है तो उसमें क्या रहता है, जो जनन कोष होता है माता का, जनन कोष माता का और जनन कोष पिता का, जिसको क्या बोला जाता है, अर्धकोशिका भी बोला जाता है, और पिता का ये अर्धकोशिका, कहने का मतलब जब 23 जोड़े है ना, और ये 23 जोड़े जब मिलते हैं तो कितना होता है, 46। तो ये अर्धकोशिका, और जब ये 46 बनता है तो ये पूर्ण कोशिका कहलाता है ना, ठीक है। मतलब माता का जो 23 गुणसूत्र होते हैं उसको अर्धकोशिका बोला जाएगा, और पिता का जो है 23 गुणसूत्र उसको अर्धकोशिका के संयोग से जो है ना, जब इनका दोनों का जब मिलन होता है तो वो पूर्ण कोशिका के रूप में बनता है। और जो जब ये मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जायगोट बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है 23 जोड़े माता का और 23 जोड़े जो है पिता का, और इसी को मातृकोश भी बोला जाता है और पितृकोश भी बोला जाता है। टोटल गुणसूत्र की अगर बात करेंगे तो हमें 46 गुणसूत्र देखने के लिए मिलता है ना। तो इसमें से जो होता है पूर्ण कोशिका के संयुक्त से, है ना, पूर्ण कोशिका के संयुक्त से ही क्या है, जीवन का प्रारंभ होता है। और जब ये जायगोट जब बनता है ना, जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है, तो अगर उसकी आकार भी कभी कभी पूछा जाता है तो आकार हमें याद रखना है, सुई की नोक के समान जो है जायगोट। जब महिला जब बच्चे का जब निर्माण होता है पेट में, तो जो स्टार्टिंग जो आकार रहता है तो किसके समान रहता है, तो सुई के नोक के समान रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब मातृकोश क्या है, पितृकोश क्या है, इसमें गुणसूत्र कितने रहते हैं, है ना, और कौन कौन से जो आगे में बताया ये वाला सिंड्रोम वाला, ये अगर 46 गुणसूत्र मिलेंगे तो कैसा बालक होगा, 45 अगर गुणसूत्र हो गए तो कैसा होगा, है ना, और अगर 47 गुणसूत्र हो गए तो कैसा होगा, ठीक है। अब ये अनुवांशिकता के वाहक ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे तो अब इसी में एक और चीज आता है, लिंग निर्धारण का प्रक्रिया, ये कैसे होता है इसको भी समझिएगा। तो जो माता के पास होता है ये, इसके पास XX गुणसूत्र रहता है, और पिता के पास क्या रहता है, XY गुणसूत्र रहता है ना, Y और X और Y। जब बालिका होगी या फिर बालक होगा, ये कैसे निर्धारण होता है, तो इस प्रोसेस को हम आसानी से समझेंगे, है ना। अगर आप थ्योरी देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा है, मतलब जो है माँ के पास अगर हम पितृ दोष में देखेंगे तो इनके पास XX है गुणसूत्र, ठीक है, और पिता के पास का क्या रहता है, XY। जब माँ का X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र आपस में मिलता है ना, मिलता है, संयोग करता है, तो उसका लिंग कैसा होता है, लिंग निर्धारण में बालक का रूप लेगा, ठीक है। अगर वहीं पर आगे देखेंगे तो वहीं पर अगर, क्योंकि माँ के पास XX ही है ना, तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो हमेशा क्या करता है, पिता करता है। इस चीज को आपको याद रखना है, लिंग का जो निर्धारण होता है ये हमेशा पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है, क्योंकि माँ पहले से ही XX लेकर के बैठी है और पिता के पास ही X और Y है, तो ये पिता तय करता है, पिता का जीन्स तय करता है, उसका गुणसूत्र तय करता है कि बालक होगा या फिर बालिका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, माता तो पहले से X लेकर के बैठी है, पिता का जब X, पिता से अगर X मिलेगा और माँ से भी X मिलेगा तो ये क्या बनेगा, उसका लिंग का निर्धारण कैसा होगा, बालिका के रूप में होगा, ठीक है। अब इसमें आपको और एक चीज याद रखना है, जो X होता है इनका आकार, इसका ये
जो X होता है ये लंबे गुणसूत्र वाले होते हैं, और जो Y होता है ये बौना और गोलाकार में होता है। ठीक है, बौना या गोलाकार कह सकते हो। तो बालिका देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बालिका दोनों लंबे गुणसूत्र के संयोग से, दोनों लंबे गुणसूत्र यहाँ पर देखिए लंबे गुणसूत्र हैं, लंबे गुणसूत्र X और X लंबे गुणसूत्र हैं। तो जब लंबे गुणसूत्र मिलते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में, बालिका है ना, जब दोनों लंबे गुणसूत्र का संयोग होता है तब कैसा लिंग निर्धारण होगा उसका, बालिका का। और जब एक लंबा और एक बौना गुणसूत्र का संयोग होता है तो कैसा होगा, ये बालक का होगा। ठीक है, एक ये लंबा हो गया और एक बौना हो गया, गोल कह लीजिए, तो ये कैसा निर्धारण करेगा, ये बालक का करेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसान शब्दों में मैं बताने का प्रयास किया हूँ, है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब इसमें देखिएगा वंशानुक्रम के कुछ कुछ नियम है जो इम्पोर्टेंस है ना। ये आप हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, एमपी टेट, यूपी टेट, रीड हो गया, सी टेट हो गया, सीजी टेट हो गया, शिक्षक भर्ती, है ना, ये मतलब कई सारे सिलेबसों का जो मिक्सचर है, हमारा जो सेशन चल रहा है, कई सारे टेटों का मिक्सिंग है। जो अगर आप इसको आप देखते हैं तो अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है आजकल जो एग्जाम है बहुत ज्यादा टफ होते गए हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है और बना भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वंशानुक्रम के नियम। अभी क्या कहता है वंशानुक्रम का नियम। पहला नियम अगर हम देखेंगे तो बीजकोष की निरंतरता का नियम। इस नियम को देने वाले कौन थे दोस्तों, तो बीजकोष का निरंतरता या फिर सतत कह सकते हो इसको, सतत, है ना, सतत भी बोला जा सकता है। तो इसको देने वाले कौन थे, तो बीजमैन, इसका जो प्रतिपादन करने वाले थे बीजमैन। तो बीजमैन के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि बीजकोष जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और यह कभी समाप्त नहीं होता है। ये किसका कथन है, तो बीजमैन का कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे समानता का नियम। समानता का नियम को देने वाले कौन थे, तो नाम देख लीजिएगा, इसका प्रतिपादन करने वाले थे रोसेंस, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन होगा। सोरेनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी क्या होगी, संतानें होगी। ठीक है ना, इनका कथन क्या है, समानता का नियम सोरेनसन ने दिया है, और इन्होंने क्या बताया कि जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी संतान होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आस पड़ोस या परिवार में, जैसे माता पिता रहते हैं वैसे ही उनके बच्चे। अगर माता पिता शांत स्वभाव के रहेंगे तो अक्सर देखिएगा बच्चे भी शांत स्वभाव के रहेंगे। अगर माता पिता थोड़ा सा बहुत ही लड़ाकू टाइप में है या फिर उत्पात करने वाले थे तो उनके बच्चे भी उन्हीं के स्वभाव का देखने के लिए मिलता है ना। आगे देखेंगे तो विभिन्नता का नियम। ये नियम क्या कहता है, तो इसको देने वाले विभिन्नता का जो नियम है, इसको देने वाले दो वैज्ञानिक थे, डार्विन और लेमार्क। तो इनके अनुसार क्या क्या है, कुछ गुणों में विभिन्नता पाया जाता है। जैसे आप देखोगे जब ट्विन वन होते हैं, जैसे जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ माता पिता से भिन्न जरूर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है ना। भले एक जैसे दिखेंगे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी उनमें विभिन्नता पाया जाता है। आगे देखेंगे तो प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि विपरीत गुणों का पाया जाना। प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे में अगर माँ का भी गुण नहीं है, पिता का भी गुण नहीं है, और हो सकता है कि उसके माता के पीढ़ी से कुछ गुण आए होंगे, या तो लड़के के जो पीढ़ी है उसके दादा परदादा नाना नानी उनके गुण उनके बच्चे में देखने के लिए मिलता है। जैसे एक पीढ़ी में जो है बच्चे का जो गुण दबना और फिर अगले पीढ़ी में उसी गुण का उभार आना, है ना। तो ये विपरीत गुणों का पाया जाना, ये हमारा प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। आगे देखेंगे तो अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न डायरेक्ट बनता है साथियों, आपको इसीलिए इसको ध्यान में रखना है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तैयारी रहे कि आपको अगर एक मौका मिले तो उस एक मौके में आप जो है अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें, है ना। लेमार्क के अनुसार अगर देखेंगे तो माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित गुणों का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ी में भी हो सकता है। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम क्या कहता है, लेमार्क क्या कहते हैं कि माता पिता द्वारा जो भी जीवन काल में उन्होंने जैसा गुण अर्जित किया है
है ना, अच्छा हो बुरा हो, है ना, तो उन गुणों का क्या होता है, आने वाला पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, पीढ़ियों में क्या होता है, उनका स्थानांतरण होता है। ये कहा है लेमार्क ने। आगे देखेंगे वर्ण संकरता का नियम, इसको देने वाले कौन थे, तो मेंडल, ठीक है, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, है ना। तो मेंडल के अनुसार देखिएगा, मेंडल के अनुसार देखेंगे तो वर्ण संकर प्राणी भी हो सकता है या फिर वस्तु हमेशा अपने मौलिक स्वरूपों की ओर अग्रसर होते हैं, है। तो इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, आपको याद रखना है, इसका ये पूछा जाता है मेंडल का, इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो मटर पर प्रयोग किया, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं तो वंशानुक्रम का प्रभाव। अब वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ पड़ता है, ये भी जरूरी है आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। पहला देखेंगे तो शारीरिक संरचना पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जैसे वंशानुक्रम में जैसा अगर पिता छोटा, मतलब कद काठी अगर उसका छोटा है तो उसका शारीरिक बनावट भी बच्चे का कद काठी ही छोटा रहेगा। अगर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम रहेगी, है ना। और माता पिता की अगर हाइट अच्छी खासी है और हेल्दी है तो बच्चे भी उस हिसाब से शारीरिक बनावट उसका निर्धारण होता है। आगे देखेंगे मानसिक विकास पर, तो मानसिक विकास ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे माता पिता अगर इंटेलिजेंट रहते हैं, है ना, प्रत्यागमन वाला पहले बताया कि माता पिता अगर ज्यादा बुद्धिमान है तो हो सकता है प्रत्यागमन उसके नाना नानी परदादा दादा ऐसा वो लोग टैलेंटेड रहेंगे तो बच्चे में वो चीज गुण आता है ना। तो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव डालता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, चरित्र पर प्रभाव डालता है और महानता पर भी प्रभाव डालता है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इसका प्रभाव आपको याद में रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे आता है अब हमारा सेकंड नंबर का जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, तो हमारा सेकंड नंबर में आता है वातावरण। वातावरण भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से हमने पहले देखा था कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, बालक के विकास का प्रतिफल होता है ना, मतलब कि गुणनफल होता है। हम कह सकते हैं कि ये वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम और वातावरण इसका गुणन है ना, ये इसका ये होता है रूल। वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों अपने अपने स्थान पर बराबर और इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं। आगे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, वातावरण प्रभाव डालता है कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका गुणनफल होता है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव में दोनों का गुणनफल है। हम ये नहीं कह सकते कि 30% हमारा वंशानुक्रम है और 70% हमारा वातावरण है, ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे हमारा वातावरण जो है, तो अब वातावरण कैसे प्रभावित करता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखेंगे परिभाषा, तो कुछ परिभाषाएं है जो इम्पोर्टेंट है ना। तो जेम्स रॉस के अनुसार अगर देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है वातावरण को लेकर के, तो वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इनका सिंपल सा कहना है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। और जिस बर्ड ने के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा उस पर अपना क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है। जो कथन दिया है इन्होंने परिभाषा दिया है वुडवर्थ के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से लेकर से प्रभावित किया है। वुडवर्थ का कहना है कि वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जो कि बालक को जन्म के समय से ही प्रभावित करना चालू करते हैं, ठीक है। वाटसन के अनुसार अगर देखेंगे तो मुझे वाटसन का कहना है कि मुझे जो चाहे वो दे दो, जो बालक दे दो, है ना, जैसा चाहे वैसा बालक दे दो, आप जो बोलोगे मैं उसे वैसे बना सकता हूँ या बना दूंगा। ये कथन महत्वपूर्ण कथन है ये, है ना। तो ये भी वातावरण से संबंधित है। मुझे चाहिए जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, ये वाटसन जी का कथन है। और वाटसन को ही वातावरण के सबसे बड़े शिक्षक के रूप में माना गया है। और क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद, जो वाटसन की मूल क्या है किताब है, व्यवहारवाद जो है वाटसन के द्वारा ही एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और जो सिद्धांत दिए थे व्यवहारवाद, ये भी वाटसन का ही है ना। जो ये व्यवहारवाद है सिद्धांत जो दिया है वो कौन है, तो हमारे वाटसन जी, ठीक है। आगे देखेंगे वातावरण का प्रभाव
ठीक है, इसमें कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो शारीरिक विकास का प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे वातावरण में रहेगा उसको शारीरिक वातावरण में प्रभाव डालेगा, मानसिक विकास पर प्रभाव डालेगा, सामाजिक विकास पर प्रभाव डालेगा, संवेदी विकास पर प्रभाव पड़ता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालेगा, नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण व्यक्तित्व पर क्या है कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे हमारा जो अगला है तीसरा प्रभाव बुद्धि है ना, ये भी बुद्धि भी इम्पोर्टेंट है। तो मंद बुद्धि की अपेक्षा जो है प्रतिभाशाली जो प्रकार के बच्चे होते हैं उसमें तीव्र गति से क्या होता है, उसका विकास होता है ना। तो ये बुद्धि भी क्या है कि बाल विकास को बहुत प्रभावित करता है। लिंग को भी अगर देखेंगे तो लिंग भी प्रभावित करता है। जैसे लड़कियों का विकास जल्दी होता है लड़कों की अपेक्षा, लड़कों का विकास धीरे होता है ना, लड़कियों का विकास जल्दी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी इसमें देखने के लिए मिलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि पीयूष, अंतःस्रावी ग्रंथि में कैसे होता है, तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि हमारी लंबाई को प्रभावित करती है और एड्रिनल ग्रंथि जो होता है हमारे संवेगों को प्रभावित करती है। यही एड्रिनल ग्रंथि जो होता है कि जो बालक होता है वो अपने माँ के प्रति है ना ज्यादा जो संवेग होता है उसके प्रति ज्यादा लगाव रखता है, और एक लड़की जो है अपने पिता के उसमें ज्यादा लगाव रखता है ना। आगे देखेंगे तो पोषाहार का प्रभाव, मतलब भोजन का प्रभाव कह सकते हैं इसको। जैसे संतुलित भोजन का कभी विकास में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ठीक है, गंभीर बीमारी व दुर्घटना का प्रभाव, तो ये भी देखा गया है कि अगर माँ बाप को अगर कोई लंबे समय से बहुत गंभीर अगर बीमारी है तो ये प्रभाव क्या है उनके बच्चों में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं इसमें, जैसे रुचि, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति। ये सभी जो पॉइंटें हैं ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जो आपको इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।